हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 की ओर मूव कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ गेज के बारे में देखा था, जिसके अंदर में हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन ऑफ परमानेंट वे सिंगल ट्रैक इन एम्बैंकमेंट्स, क्रॉस सेक्शन ऑफ परमानेंट वे सिंगल ट्रैक इन कटिंग, after that cross section of permanent way in embankment for double track and cross section of permanent way in cutting for double tracks। तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में लास्ट के लेक्चर में देखा था कि जो ट्रैक का क्रॉस सेक्शन होता है सिंगल ट्रैक के केसेस में एम्बैंकमेंट में कैसे होता है, सिंगल ट्रैक के केसेस में कटिंग में कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डबल ट्रैक के केसेस में भी देखा था और फिर डबल ट्रैक केसेस में कटिंग के अंदर में देखा था। ठीक है, और इससे पहला जो लेक्चर हुआ था जिसमें हम लोगों ने ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रहा होगा समझने में। अगर समझने में कहीं भी इशू है आप तो मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप अपने जो इश्यूज़ है उसको कम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बिल्कुल आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। सो आगे का जो लेक्चर है, जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आज परमानेंट वे की। ठीक है, परमानेंट वे क्या होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसमें परमानेंट वे के डिफरेंट जो कंपोनेंट पार्ट्स है, रेल्स है, स्लीपर्स है, बैलास्ट है, सब बैलास्ट है, फॉर्मेशन और सबग्रेड है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात है, आप लोगों ने अभी तक अगर लेक्चर नोट्स को प्रिपेयर नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप व्हाट्सएप से या फिर इसके अलावा गूगल क्लासरूम है, वहाँ से जा कर के आप नोट्स को ले सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन है, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हाइपर लिंक है। जैसे ही यहाँ पे आप अपने मोबाइल में अपने कर्सर को यहाँ डालेंगे तो आपको यहाँ पे एक URL को ले चला जाएगा, जहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और हमारा यूट्यूब चैनल है सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल, तो वहाँ पे आपको हमारे जो भी वीडियोज़ है वहाँ पे उसकी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो आज का लेक्चर है, इसमें हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर का, हम इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद क्या क्या सीख पाएंगे। तो पहला जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसमें है व्हाट इज़ परमानेंट वे। ठीक है, परमानेंट वे क्या होता है पहले हम ये सीखेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे जहाँ पे हम लोग कंपोनेंट पार्ट ऑफ परमानेंट वे के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्टली आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट वे के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज के लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा। आफ्टर एंड ऑफ दिस सेशन you are able to learn the following concepts. Okay, तो मैं एक सिंपल सबसे पहले एक फिगर दिखाना चाहता हूँ जहाँ से आप लोगों को जो परमानेंट वे का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी दी फिगर फर्स्ट। तो जैसे आप यहाँ पे इस इमेज पे देख पा रहे हैं, इस इमेज में जैसा आप लोगों ने सभी ने रेलवे ट्रैक को देखा है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रेल यहाँ पे पटरी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये रेल जो आप देख पा रहे हैं ये रेल है, रेल के साथ में यहाँ पे स्लीपर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये स्लीपर्स देख रहे हैं, ये स्लीपर्स यहाँ पे एक्चुअली में ये वुड का है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अभी जो यूज़ किया जाता है वो कंक्रीट स्लीपर्स होता है। तो ये कंक्रीट का स्लीपर है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे फास्टेनर है जिसमें बोल्ट और नट का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसके साथ में बैलास्ट जो कि स्लीपर्स के नीचे और उसके आसपास में होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है ट्रैक के अंदर में। तो ये जो बैलास्ट होता है इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये स्लीपर्स आप देख रहे हैं, ये स्लीपर्स इस टाइप के बेसिकली ये कंक्रीट के बने हुए होते हैं, अभी आप जो देख रहे हैं। और ये जो रेल है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बच्चे होंगे जो इस सारी चीज़ों को नहीं देखे होंगे, है ना। आप सभी इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सारे जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम सारे को कंबाइन कर दें, है ना, सारे को क्या करें, जोड़ दें, रेल को, स्लीपर को, फास्टेनर को, बैलास्ट को, इन सारे टर्म को जोड़ दिया जाए तो बनता है परमानेंट वे।
क्या बनता है? परमानेंट वे। परमानेंट वे इसे क्यों कहा गया है? परमानेंट वे इसे इसलिए कहा गया है कि एक बार जो ट्रैक जो बिछा दिया जाता है उसको कुछ सर्टेन पीरियड्स के बाद मेंटेनेंस पर्पस के लिए अल्टर किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं कि अगर हम ट्रैक को लेड कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है और बार बार ट्रैक को लेड करना आसान नहीं है कि एक बार हम लेड किए फिर 1 साल के बाद फिर से ट्रैक को बिछा रहे उसी ट्रैक को हटा करके। सो इट इज़ अ परमानेंट। ओके, जब हम एक बार फिक्स कर दिए सारे चीज़ को, रेल को, स्लीपर्स को, फास्टेनर्स को, बैलास्ट को, तो उसके बाद उसे हम एज ए परमानेंट ट्रीट करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड अ परमानेंट वे। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बेसिक्स जानकारी जो है इसके रिगार्डिंग में हो गया होगा कि जो परमानेंट वे है नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेल, स्लीपर्स, फास्टेनर्स एंड बैलास्ट। ओके, सो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर में। So a permanent way is the combination of rails, sleepers, ballast, sub-ballast and formation or subgrade etc. Okay. The term permanent way is used to distinguish the finished and permanent track from temporary track which is laid for temporary work. ठीक है, तो परमानेंट वे क्या है? कॉम्बिनेशन है रेल का, स्लीपर्स का, बैलास्ट का, सब बैलास्ट का एंड फॉर्मेशन का और सबग्रेड का। ठीक है, ये टेम्प्रोरी ट्रैक से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, सच अ टेम्प्रोरी ट्रैक इज रिमूव्ड एज सून एज द कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटेड। ये जो टेम्प्रोरी ट्रैक है कहीं कहीं पे लेट किया जाता है, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन पर्पस के, तो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया तो उस ट्रैक को हम हटा देते हैं। बट ऐसा परमानेंट ट्रैक में नहीं होता। जो भी हमारा रेल है, ऐसा नहीं कि रेल अगर 1 महीनों के लिए चल रहा है तो उसके बाद अगर 2 महीना बंद है रेलवे तो वहाँ पर ट्रैक को हटा दिया जाएगा। और ट्रैक परमानेंट है इसलिए उसको परमानेंट वे कहा गया है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव of permanent way is to provide permanent facility for safe and quick movement of normal commercial traffic between the starting and destination stations. Okay, so जो ऑब्जेक्टिव है हमारा परमानेंट वे का, ये परमानेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा स्टार्टिंग जहाँ से हम स्टार्ट करें और हमको जहाँ पे जाना है वहाँ तक हमें परमानेंट वे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने जो गुड्स है या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट करना है हम आसानी से वहाँ पे पहुँचा पाते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट वे है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कंपोनेंट पार्ट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट पार्ट्स में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने नीचे में आपको फिगर से दिखाया था, तो कंपोनेंट पार्ट्स में आप लोगों ने देखा था क्या क्या कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहले जो कंपोनेंट पार्ट्स है रेल है, जिसको हम लोग पटरी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड जो है स्लीपर है, थर्ड जो है बैलास्ट है, फोर्थ जो है सब बैलास्ट है और पांचवा जो है फॉर्मेशन और सबग्रेड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से देखिएगा। ओके, तो देखिए ये जो पार्ट्स है कंपोनेंट पार्ट, इसको मैं फिर से पर फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, तो मैं इसके फंक्शन के बारे में भी अभी बात करूँगा। ठीक है, तो आप जो ये रेल देख रहे हैं, अब रेल है, रेल के ऊपर ही हमारा जो व्हीकल्स होता है उसका लोड आता है, यानी जो ट्रेन है उसका लोड जो होता है हमारे रेल पे आता है। ठीक है, अब ये जो रेल देख रहे हैं, रेल के नीचे जस्ट यहाँ पे जस्ट नीचे में यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है? स्लीपर्स होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? स्लीपर है। तो रेल के नीचे स्लीपर होता है। ठीक है, और स्लीपर को रेल के साथ में फास्टेनर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। ये जो देख रहे हैं फास्टेनर, ये फास्टेनर के द्वारा क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है। फास्टेनर मतलब जैसे नट बोल्ट आप समझते हैं। ठीक है, तो कोई भी फास्टेनर जो कि रेल के पटरी को यहाँ पे स्लीपर के साथ क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, उसको फास्टेनर कहा जाता है। ठीक है, तो रेल का क्या फंक्शन है कि जो हमारा मूविंग लोड्स है, यानी जो ट्रेन के कारण जो लोड आता है उसको क्या करता है? कैरी करता है रेल। ठीक है, और फाइनली रेल जो हो स्लीपर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए नीचे में, अब स्लीपर के नीचे में, स्लीपर के जो नीचे वाला पार्ट है, स्लीपर का जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे ग्रेवल होता है। ये ग्रेवल, इसको लोग बैलास्ट कहते हैं। जो पत्थर आप देखते हैं ट्रेन में स्लीपर के पास में, स्लीपर के अगल बगल में और इम्बैकमेंट में, यहाँ कुछ दूर तक ये एक्सटेंडेड होता है ये ग्रेवल, है ना, ऐसे। सो ये ग्रेवल का क्या फंक्शन होता है? ग्रेवल का क्या फंक्शन होता है कि स्लीपर के नीचे ग्रेवल होता है या इसके आसपास के एरिया में ग्रेवल्स होता है। तो ये जो ग्रेवल्स होता है, जो ट्रेन का लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, जो हमारा ट्रेन होता है उसका लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। मतलब उस पूरे लोड को क्या करता है? वाइड एरिया में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि लोड जो है आसानी से हमारे इम्बैकमेंट पे और फाइनली जो है हमारे
ग्राउंड सरफेस पे ट्रांसफ़र हो पाए, ठीक है। तो ग्रेवल का काम ये होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे स्लीपर्स के फंक्शन को समझे क्या होता है, स्लीपर का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो स्लीपर एक इलास्टिक मीडियम का काम करता है। स्लीपर क्या काम करता है, इलास्टिक मीडियम का काम करता है बिटवीन द ग्रेवल एंड व्हाट, रेल। क्योंकि ये स्लीपर होता है, स्लीपर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्लीपर है ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ स्लीपर को, ये जो स्लीपर है, ये जो स्लीपर आप देख रहे हैं, ये स्लीपर के ऊपर में रेल है और नीचे में क्या है, ग्रेवल्स है। तो बिल्कुल बीच में होता है और ये इलास्टिक मीडियम का काम करता है। मीन्स जो ट्रेन का लोड रेल पे आ रहा है, तो रेल को क्या करता है, रेल को फाइनली स्लीपर पे ट्रांसफर करता है और स्लीपर फाइनली ट्रांसफर करता है ग्रेवल को, और ग्रेवल से होते हुए पूरा लोड जो है इम्पैक्टमेंट के थ्रू पूरे ग्राउंड को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लीपर है वो एज ए इलास्टिक मीडियम काम कर रहा है, मतलब लोड को क्या कर रहा है, एज ए इलास्टिक मीडियम मतलब लोड को ट्रांसफर कर रहा है। जो ट्रेन का मूविंग लोड्स है थ्रू दी रेल, थ्रू दी स्लीपर्स, थ्रू दी बैलास्ट, ये फाइनली हमारा सबग्रिड मतलब देखते हो ना कि जो रोड से ऊपर लेवल तक हम लोग ट्रेन का जो हमारा ट्रैक होता है रोड से कुछ ऊपर लेवल में होता है, तो मतलब एक बांध टाइप से बना करके हम ऊपर में ट्रैक को क्या करते हैं, बिछाते हैं, तो उसको हम लोग फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं या फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। जिसके बारे में रेलवे ट्रैक क्रॉस सेक्शन के अंदर में हमने डिटेल्स में डिस्कस करा था, ओके। सो इस तरीके से जो ट्रांसफर मैकेनिज्म है लोड का इस तरीके से होता है, ठीक है। और परमानेंट में मतलब अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज परमानेंट में, देन यू कैन से दैट परमानेंट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स, स्लीपर्स, फास्टेनर्स एंड बैलास्ट, ईटीसी, ओके। और भी जो टर्म्स है इसके अंदर में ऐड हो सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आपको ये जो कंपोनेंट पार्ट्स है इसके बारे में आइडिया हो गया होगा, ठीक है। सो लेट डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ रेलवे वन बाय वन, ओके। सो हियर rail are made of steel, they are connected to sleepers, the rail are connected end to end by means of fish plate, ठीक है। अब देखिए फिश प्लेट क्या होता है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होगा। जैसे रेल का एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है, तो एक रेल आया मान लो यहाँ तक और दूसरे रेल को कनेक्ट करना है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर 5 किलोमीटर रूट लेते हैं तो 5 किलोमीटर का पटरी आता है, वैसा नहीं होता है। पटरी का एक स्टैंडर्ड विड्थ होता है, एक स्टैंडर्ड विड्थ और एक स्टैंडर्ड डेप्थ होता है और एक स्टैंडर्ड लेंथ भी होता है। तो उस पर्टिकुलर लेंथ का आता है, मान लो एक पटरी फिनिश हो गया तो दूसरे पटरी को यहाँ पे कनेक्ट करना है इस तरीके से। तो दूसरे पटरी को कनेक्ट करने के लिए हम एक टाइप के स्पेशल टाइप का प्लेट का यूज़ करते हैं, इसका नाम दिया गया है फिश प्लेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, फिश प्लेट। इस तरीके से दोनों साइड में यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पे बोल्टिंग किया जाता है, ठीक है। फिश बोल्ट होता है, ठीक है। मतलब दो रेल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग फिश प्लेट का यूज़ करते हैं, ठीक। तो यही लिखा हुआ है फिश बोल्ट बाय वेल्डिंग, दिस इज टर्म्ड एज ए फास्टेनिंग, जिसको हम लोग फास्टेनिंग कहते हैं। मतलब दो रेल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जिस भी फास्टेनर का यूज़ करते हैं उसको हम लोग फास्टेनिंग कहते हैं। देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स, दिस इज टर्म्ड एज ए गेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो रेल के बीच में एक स्टैंडर्ड हमारा डिस्टेंस होता है और उस स्टैंडर्ड डिस्टेंस को हमने नाम दिया था व्हाट, गेज। इसको नाम दिया था गेज, वही दिया गया है यहाँ पे। द कोस्ट ऑफ परमानेंट वे और रेलवे ट्रैक पर किलोमीटर लेंथ डिपेंड्स अपॉन गेज। जो हमारा परमानेंट वे का कोस्ट है पर किलोमीटर किस पे डिपेंड करेगा, गेज पे डिपेंड करेगा। अगर ब्रॉड गेज है तो कोस्ट ज़्यादा होगा, मीटर गेज है तो उससे थोड़ा कम होगा, नैरो गेज है तो उससे भी कम होगा, ठीक है। तो जो भी हमारा कोस्ट है उन सारे क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा, गेज कंडीशंस पे। तो जनरली आप देखते हैं रेल जो बना होता है स्टील से बना होता है, जिसमें आप लोग जानते हैं स्टील में मैग्नीज, कार्बन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होती है। तो ये एक्चुअली में ये जो रेल होता है, रेल के अंदर में एक स्पेशल टाइप के स्टील का यूज़ किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है उसमें मैग्नीज, कार्बन वगैरह का यूटिलाइज़ किया जाता है। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो रेल के बारे में आपको आइडिया हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्लीपर्स। तो स्लीपर आपने जैसे देखा था फिगर्स में, स्लीपर मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें आपने देखा था कि एक जो है वुड का स्लीपर्स था, बट बेसिकली अभी के समय में आप सभी देखते होंगे कंक्रीट का स्लीपर्स होता है, ठीक है। तो स्लीपर आर मेड ऑफ वुड का भी होता है, लकड़ी का यानी कास्ट आयरन का भी हो सकता है, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट जो कि सबसे ज़्यादा अभी यूज़ किए जाते हैं। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मतलब वैसे स्लीपर्स जो पहले से बन करके होते हैं, मतलब प्री स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। प्री स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा। देखिए 2-3 टाइप के कंक्रीट होते हैं, एक तो पीसीसी होते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, एक होते हैं आरसीसी जिसको रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, और एक होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो देखिए आरसीसी मतलब होता है कि आप वहाँ पे साइड पे कास्ट कर रहे हैं उसमें स्टील को डाल करके, मतलब वैसा सेक्शन जिसके अंदर में स्टील का यूज़ किया गया है वो सारे सेक्शन आरसीसी सेक्शन कहलाते हैं, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन। और वैसे सेक्शन जिसके अंदर में स्टील का यूज़ नहीं किया गया उसको पीसीसी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पीसीसी,
और एक टर्म होता है आरसीसी जिसके अंदर में स्टील होता है, और एक होता है पीएससी यानी प्री स्ट्रेस कंक्रीट। एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये दोनों देखो, ये कास्ट इन सीटू है, ये साइड पे कास्ट किया जाता है, बट जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है इसको फैक्ट्रीज में कास्ट किया जाता है, मतलब ये ऑलरेडी बना हुआ होता है। जैसे आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोल, तो इलेक्ट्रिक पोल क्या होता है, एक प्री स्ट्रेस्ड है ना। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक पोल को जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोल को इम्बेड कर रहे हैं वहीं पे इलेक्ट्रिक पोल को बनाते हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक पोल पहले से बनकर आया होता है और उसको हम लोग देखते हो ना गाँव में जाकर के सिर्फ उसे इम्बेड कर देते हैं। सो उसी तरीके से प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स होता है, ऐसे एक्चुअली इसे फैक्ट्रीज में कास्ट किया जाता है और फैक्ट्रीज से ला करके सीधे जहाँ पे हमको यूज़ करना है रेलवे ट्रैक में वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वैसे सेक्शन को कहा जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ओके, सो देखिए यहाँ पे दे होल्ड द रेल्स इन प्रॉपर पोजीशन। देखिए इसका फंक्शन क्या है, मतलब ये रेल को दो पटरी है और दो पटरी को अगर प्रॉपर पोजीशन में रखना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लीपर्स के द्वारा हमें यहाँ पे इसके नीचे में कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, है ना, ऐसा स्लीपर्स होता है नीचे में इसके, है ना। तो मतलब दो रेल को प्रॉपर पोजीशन में बांधने का भी काम जो होता है वो कौन करता है, रेल करता है, सॉरी स्लीपर्स करता है। दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एट द सेम टाइम मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज। ये एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है रेल को। अगर रेल के नीचे स्लीपर्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये सपोर्ट उसको कुछ मिलेगा। डायरेक्ट ग्रेवल पे तो हम डायरेक्ट बैलास्ट पे तो हम रेल को रख नहीं सकते, है ना। तो ये भी है कि हम एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हमारा गेज का यूनिफॉर्मिटी है, अगर मान लो ये जो स्लीपर्स आप देख रहे हो, ये स्लीपर्स अगर नहीं रहेगा तो ये दो ट्रेन जो है अपने पोजीशन में क्या होगा, नहीं रह पाएगा, है ना। तो इस दो रेल कहना चाहिए, ट्रेन नहीं, ओके। तो ये दो रेल को पोजीशन में रखने के लिए ये स्लीपर्स एक अच्छा काम करता है यहाँ पे, ठीक है। दे ऑल्सो ट्रांसमिट हेवी स्ट्रेस कमिंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रेन ओवर लार्ज एरिया। अब जो हमारा ट्रेन का लोड काफ़ी होता है उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको भी ये स्लीपर से लार्ज एरिया में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्लीपर है ये रेल को यानी पटरी को प्रॉपर पोजीशन में रखता है, इसके अलावा एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ये जो हमारा गेज है यानी जो दो रेल के पटरियों के बीच का डिस्टेंस है उसको क्या करता है, यूनिफॉर्म मेंटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि दे ऑल्सो ट्रांसमिट हैवी स्ट्रेसेस कमिंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रेन ऑन लार्ज एरिया। मतलब जो ट्रेन का मूवमेंट है उसके जो स्ट्रेसेस होते हैं उसको लार्ज एरिया में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैलास्ट के बारे में। ओके, बैलास्ट मतलब जो बड़ा बड़ा पत्थर देखते हैं जो कि ट्रेन के जो स्लीपर है उसके आसपास में होते हैं और ट्रेन के जो ट्रेन का पट्टी होता है उसके बगल बगल में भी होते हैं, उसके क्या फंक्शंस है, ठीक है। द मटेरियल प्लेस्ड इन बिटवीन द स्लीपर्स एंड द टॉप ऑफ द फॉर्मेशन इज नॉन एज ए बैलास्ट, ठीक है। जो मटेरियल हम रखते हैं स्लीपर्स के बीच में, मतलब मान लो इस तरीके से ये पटरी है, ठीक है, इस तरीके से ये पटरी है ना, और पटरी के नीचे में जो होता है हमारा यानी जो रेल होता है उसके नीचे में क्या होता है, स्लीपर्स होता है। और स्लीपर्स दो स्लीपर्स या तीन स्लीपर जो भी जितना भी आगे रेल लेंथ है, और उसके बीच बीच में हमारे क्या होते हैं, बैलास्ट होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से छोटा छोटा पत्थर का यहाँ पे बैलास्ट होते हैं और उसके आसपास में भी बैलास्ट होते हैं, इसके किनारे में इस तरीके से बैलास्ट होते हैं, है ना। तो इस बैलास्ट का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो जनरली पहले जो है इसमें जनरली सैंड स्टोन का यूज किया जाता है जो इरेगुलर पीसेस ऑफ साइज में होता है, इसका साइज 40 से 80 mm के आसपास में होता है, आर यूज्ड एज ए बैलास्ट। सच बैलास्ट इज पैक्ड ऑन फॉर्मेशन टू स्लोप ऑफ 1:1/2, ठीक है। इसको हम लोग स्लोप में जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन मतलब इस तरीके से हम पटरी पे इस तरीके से हम यहाँ पे ला करके मिट्टी भर करके उसके ऊपर में हम लोग ट्रैक को क्या करते हैं, लेड करते हैं, इस तरीके से होता है ना, ठीक है ना। डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कि जो हमारा रेल का पटरी होता है डायरेक्ट फ्लैट ग्राउंड पे होता है, उसको हम एक हाइट पे ले जा करके यानी फॉर्मेशन बना करके हम वहाँ पे तब पटरी पे बिछाते हैं, तो उसका कुछ स्लोप होता है, इसको 1:2 कहा गया है, ठीक है। तो उसमें भी हम अपने ग्रेवल को डालते हैं, ठीक है। अब देखिए बैलास्ट का क्या काम होता है। अगर मान लो दो स्लीपर्स के बीच में, अगर दो स्लीपर्स हमारा है, दो स्लीपर है और दो स्लीपर के बीच में बैलास्ट नहीं होगा तो ये स्लीपर्स अपने आसपास में आ जाएंगे, है ना। तो बैलास्ट होने की वजह से ये स्लीपर है अपने जगह पे रहते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। देखो स्लीपर्स की वजह से जो दो रेल है अपने पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। ये उसके अलावा जो है एक लोड ट्रांसफर डिवाइस या मैकेनिज्म का काम करता है। तो यहाँ पे बैलास्ट का भी फंक्शन है कि दो स्लीपर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखता है या उसको अपने पोजीशन में बांध करके रखता है, ठीक है। तो देखो बैलास्ट होल्ड्स पोजीशन ऑफ स्लीपर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलास्ट जो होता है स्लीपर के पोजीशन को होल्ड करता है, रोक करके रखता है विदाउट मूवमेंट, बिना मूवमेंट के, ठीक है। सो बैलास्ट इज मेड टू ट्रांसफर हेवी शीट टू द सपोर्टिंग लेयर लेड बिलो। तो बैलास्ट का क्या काम होता है कि जो हेवी शीट्स हेवी लोड्स है उसको क्या करता है, नीचे जो सपोर्टिंग लेयर है उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है।
तो आप लोगों ने देखा कि स्लीपर्स का क्या फंक्शन है और बैलास्ट का क्या फंक्शन है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए सब बैलास्ट बैलास्ट का ही एक टाइप है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीपेड फॉर्मेशन में भी आइदर इन कटिंग और इन इम्बैंकमेंट। कटिंग मतलब होता है कि इस तरीके से कटिंग के अंदर में भी ट्रेन का मूवमेंट होता है, ठीक है, और जो हमारा इम्बैंकमेंट होता है इस तरीके से, ठीक है, हाई हिल पे, उसको इम्बैंकमेंट कहा जाता है। टू डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर यूनिफॉर्मली अ लेयर ऑफ इधर हार्ड मुरम, ग्रेवल और स्मॉल साइज ब्लैक ट्रैप मेटल इज लेयर्ड ऑन सॉइल सबग्रेड टू रिमूव एनी इंट्रैप्ड वाटर परकुलेटिंग टू दी सॉइल्स, ठीक है। जैसे कि इसे कहने का मतलब ये है, देखो बैलास्ट हो गया बड़ा बड़ा जो पत्थर देखते हो, उसके अलावा सब बैलास्ट मतलब उससे छोटे साइज के जो मूरम्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कंकर टाइप्स के या जो भी है मूरम टाइप से छोटे छोटे जो सैंड जो हमारे जो ग्रेवल्स होते हैं उसको हम लोग कटिंग में या फिलिंग्स में डालते हैं। इसका मेन रीज़न्स ये होता है कि अगर मान लो कि अगर हम यहाँ पे नहीं डालते हैं, यहाँ पे अगर हम नहीं डालते हैं, यहाँ पे ग्रेवलिंग यानी सब बैलास्ट का यूज़ नहीं करते हैं, तो मान लो मिट्टी है नीचे और मिट्टी के नीचे डायरेक्ट हम यहाँ पे बैलास्ट का यूज़ नहीं कर सकते, तो छोटा छोटा मूरम वगैरह डाल देते हैं ताकि जो वाटर का पर्कुलेशन है, जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल हाई है तो वहाँ पे वाटर के पर्कुलेशन को क्या करे, कम कर सके, इसलिए वहाँ पे हम सब बैलास्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर से जो भी हमारा आगे का प्रोसेस है, स्लीपर है, बैलास्ट है, रेल्स है ना, और ट्रेन का मूवमेंट है, वो सारा चीज़ हम ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन और सबग्रेड, ठीक है, जैसे इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। सबग्रेड मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो ना इस तरीके से यहाँ पे हम लोग एक स्लोप देकर के बनाते हैं और यहाँ पे हम ट्रेन की पटरी को डालते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग सबग्रेड कह रहे हैं। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, स्लोपिंग पार्ट, और ये हाइट वाला पार्ट जो कि ग्राउंड लेवल से ऊंचा पे होता है, उसको हम लोग सबग्रेड कहते हैं, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया है, उसको फॉर्मेशन भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ कहते हैं, मतलब जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे, तब तक हम ऊपर में रेल के पार्ट को नहीं रख सकते या रेल का पटरी को बिछा नहीं सकते, है ना। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। कहीं कहीं स्टेशन है या कुछ भी है, मतलब हमेशा ग्राउंड लेवल से हाइट में ही रहेगा, फॉर्मेशन विड्थ रहेगा उसका, ठीक है। सो फॉर्मेशन the prepared and finished surface over which a permanent way is laid is termed as a formation of subgrade। कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रीपेड और फिनिश्ड जो सरफेस है जिसपे हम लोग परमानेंट वे कहने का मतलब इस पे रेल है, उसके अलावा जो हमारा उसके अंदर स्लीपर्स है, जो बैलास्ट है या सब बैलास्ट है, सारी चीज़ों को हम फिक्स करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि जब तक हमारा जो फॉर्मेशन है प्रीपेड नहीं होती, तो हम ये सारी चीज़ों को फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रीपेड फिनिश सरफेस है इसके अंदर में हम परमानेंट वे फिक्स करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सबग्रेड, ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर इट मे बी ईदर इन कटिंग और इन डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द नेचुरल ग्राउंड सरफेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कटिंग में भी हो सकता है, इम्बैकमेंट में भी हो सकता है, या डिपेंडिंग अपॉन दी टोपोग्राफी ऑफ दी सरफेस, ठीक है, या उसका टोपोग्राफी पे भी डिपेंड करेगा, या कटिंग में होगा या फिलिंग में होगा, यही हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में बताया गया है यहाँ, ठीक है। सो द इम्बैकमेंट इफ इट इज इन बैंक द साइड स्लोप मस्ट बी सच सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग। अगर ये इम्बैकमेंट पे मतलब इस टाइप के कंडीशन में है, तो हमारा साइड स्लोप इस तरीके से होना चाहिए ताकि जो हमारा यहाँ पे ग्रेवलिंग किया गया है या जो भी यहाँ पे चीज़ है वो स्लाइड नहीं हो, नीचे रोल डाउन होकर के नहीं आए, ठीक है। उसके अलावा और भी टर्म आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे टर्म लिखे गए हैं। द इम्बैकमेंट सॉइल मस्ट बी कॉम्पैक्टेड टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सो एज टू कीप द सेटलमेंट विद इन परमिसिबल लिमिट। तो इसके बारे में सॉइल में पढ़ेंगे। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एक टर्म होता है, मतलब जो हमारा सॉइल है यानी इम्बैकमेंट में जो हम सॉइल का यूज़ कर रहे हैं, उस सॉइल को हम प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करते हैं रोलर के द्वारा, या फिर जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है। आप देखो ना, रोड जब बनता है तो वहाँ पे रोलर के द्वारा उसे कॉम्पैक्ट किया जाता है, उस तरीके से सबग्रेड को भी कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि हमारा जो OMC है यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमें मिल पाए और हमारा जो सबग्रेड है वो क्या हो, सेफ हो पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा फॉर्मेशन सबग्रेड्स के बारे में, यानी कि सब के बारे में हम लोगों ने धीरे धीरे करके देख लिया। अब इसका जो अगर हम समरी की बात करें तो समरी का जो फिगर्स है आप ये देख सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अभी तक मैं बात कर रहा था, यानी रेल के बारे में बात कर रहा था, स्लीपर्स के बारे में बात कर रहा था, फास्टेनर्स के बारे में एंड बैलास्ट के बारे में, और जो सारे फंक्शंस है जो परमानेंट वे हैं, ये सारे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर का, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट वे, यानी जो हमारा परमानेंट वे है उसका आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब
क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें होंगी तो बेटर हो गया है परमानेंट वे, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, द गेज ऑफ द परमानेंट वे शुड बी यूनिफॉर्म, करेक्ट एंड दे शुड नॉट बी वेरिंग गेज। पहला कहने का मतलब है कि जो हमारा गेज है यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ब्रॉड गेज है तो टोटल जगह पे हमारा ब्रॉड गेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रॉड गेज है तो आगे जाकर मीटर गेज है, फिर आगे नैरो गेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए सबसे बेटर जो रिक्वायरमेंट है, सबसे जो आइडियल रिक्वायरमेंट है कि हमारा गेज यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और करेक्ट हो, ठीक है, और उसमें कोई भी गेज में जो है अनयूनिफॉर्मिटी नहीं आए, हमेशा यूनिफॉर्म हो, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द रेल्स शुड बी एट सेम लेवल ऑन टेंजेंट पोर्शन ऑफ द ट्रैक। अब ये भी ध्यान में रहे, आइडियल रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो हमारे दोनों ट्रैक है एक सेम लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रैक इस लेवल पे है तो दूसरा ट्रैक जो है डाउन पे है, मतलब दोनों ट्रैक का जो लेवल है, जो हमारा ग्राउंड सरफेस लेवल है वो सेम होना चाहिए, यानी जो फॉर्मेशन लेवल है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, proper amount of super elevation should be provided to the outer rail above the inner rail on curved portion of the track। सुपर एलिवेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब जहाँ पे टर्निंग होता है, यानी जहाँ पे कर्व होता है, टर्निंग कहने का मतलब जहाँ पे जैसे मान लो कि रेल ऐसे आ रहा है ना, अब रेल का डायरेक्शन को चेंज करना तो यहाँ पे ऐसे टर्न लेता है, इस तरीके से कर्व होता है ना। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम कर्व प्रोवाइड करते हैं, ये जो इसी कर्व के बारे में बात की जा रही है, हमेशा यहाँ पे इस कर्व के बारे में बात की जा रही है। जहाँ पे ट्रैक का डायरेक्शन चेंज होगा वहाँ पे कर्व प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। तो ये बोला जा रहा है कि जहाँ पे हम कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जो आउटर सरफेस होता है रेल ट्रैक का उसको हम उठा देते हैं, ठीक है, और इनर सरफेस जो होता है हमारा उसको हम डाउन कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है वो बैलेंस हो जाता है, तो हमारा ट्रेन जो है काफ़ी आसानी से यहाँ पे मूव करता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम जहाँ पे हमारा जो मूवमेंट होता है, जहाँ पे हमारा कर्व होता है, इसके बारे में कर्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्वेइंग के अंदर में, जहाँ पे डिग्री ऑफ कर्व निकालना पड़ता होगा, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्व निकालना पड़ता होगा। बेसिकली उन सारे टर्म का यूज़ यहीं पे रोडवे और रेलवे के अंदर में ही होता है। एक्चुअली में हम जो सर्वे पढ़ते हैं उसका यूटिलाइज यहाँ पे होता है कि डिग्री ऑफ कर्व कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्व कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना काम करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो टर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्व, तो ये बोला जा रहा है कि आउटर रेल है सफिशिएंट हाइट पे होना चाहिए ताकि जो हमारा सुपर एलिवेशन है वो मेंटेन हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है, द परमानेंट वे शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट लेटरल फोर्सेस, यानी जो हमारा रेल का पटरी है, यानी जो परमानेंट वे है, जो स्लीपर्स है, जो बैलास्ट है, जो वहाँ पे जो उसके कनेक्ट करने के जो भी फास्टनिंग्स है, सारे लेटरल फोर्सेस के कंपैरिजन में क्या होने चाहिए, सेफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट में काम कर रहा है और जो भी लेटरल फोर्सेज आ रहे हैं वहाँ पे उसके कारण ये जो ट्रेन का पटरी है वो शिफ्ट हो जा रहा है। तो मतलब लेटरल फोर्सेज के कारण भी वो सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन ऑन द डिजाइन ऑफ परमानेंट वे ऑन कर्व्स। जैसे कि मैंने बताया कि जो हम जनरल जो हम ट्रैक का डिज़ाइन करते हैं और जो हमारा कर्व होता है, तो कर्व पे हम जब भी डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशन बरता जाता है, वहाँ पे स्पीड लिमिट को कम किया जाता है। ये जहाँ पे भी आप रोड में भी देखते होंगे तो जहाँ पे कर्व होता है, जहाँ पे टर्निंग्स होता है, वहाँ पे हम स्पीड लिमिट को डाउन कर देते हैं। अगर जनरली 30 किलोमीटर पर आवर है तो वहाँ पे जा करके हम 10 किलोमीटर प्रति आवर या फिर 15 किलोमीटर प्रति आवर वहाँ पे रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे कर्व है वहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशन रखते हैं, स्पेशल अटेंशन रखते हैं। द ग्रेडियंट प्रोवाइडेड ऑन परमानेंट वे शुड बी इवन एंड यूनिफॉर्म, या जो भी हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करें, ठीक है, वहाँ पे वो ये इवन होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, द ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रैक शुड बी मिनिमम, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, ठीक है, कम से कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आइडियल रिक्वायरमेंट और परमानेंट वे के बारे में डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर से। So students, thank you everyone for watching this session. God bless you all. Take care of yourself.